हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर चुके थे ग्रेविटेशन का। सेकंड पार्ट हम लोग किए थे। तो सेकंड पार्ट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट, डेप्थ, शेप, रोटेशन और वेटलेसनेस क्या होता है हम लोग देखे थे। ठीक है, तो आज थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में मोस्टली ग्रेविटेशन ख़त्म हो जाएगा और जो बचेगा वो केपलर्स लॉ बचेगा। तो केपलर्स लॉ को नेक्स्ट पार्ट में ले लेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि केपलर्स लॉ बहुत लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता, तो इसको 30-40 मिनट के बाद नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि फिर समझ में नहीं आता। इसको अलग लेक्चर में रखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये करेंगे पूरा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, स्केप वेलोसिटी एंड स्केप एनर्जी, ये थर्ड पार्ट में करेंगे। ठीक है, मतलब आज। तो हम लोग शुरू करते हैं थर्ड पार्ट ग्रेविटेशन का। तो ग्रेविटेशन का थर्ड पार्ट का सबसे पहले लेते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सिंपली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि कुछ एनर्जी से लेना देना होगा। मतलब कि बोले अगर इसमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सब का थोड़ा यूज़ आएगा। हम लोग ये सब पूरा लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, पूरा वर्क एनर्जी थ्योरम में बहुत अच्छे से ये समझ लेंगे कभी, लेकिन उतना यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा जितना यहाँ ज़रूरत है वो आता होगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि ग्रेविटी के प्रेजेंस में कुछ हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के प्रेजेंस में या ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में हो रहा है। अब ग्रेविटेशन फोर्स का डिफरेंस भी हम लोग पहला दोनों लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई ऐसा एनर्जी है जो कि ग्रेविटेशन के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक मान लिया जाए अर्थ है। ठीक है, अर्थ है और एट इन्फिनिटी, यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये अर्थ है। अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये हम लोग जानते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट करता है, ये भी हम लोग जानते हैं। मतलब कि इसका एक डिस्टेंस होगा जहाँ तक ये अपना ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस दिखाता है अर्थ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब होता क्या है कि अगर कोई भी बॉडी को अगर हम लोग को इन्फिनिटी से, कोई भी बॉडी को, चाहे वो मास m1 हो, m2 हो, m3 हो या कुछ भी हो, ठीक है, mx ले लेते हैं, कुछ भी हो मास, अगर उस बॉडी को लेके आते हैं इन द वे कि उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो। ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, ये इम्पॉर्टेंट है बस। एक्चुअली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं कि अगर कोई बॉडी को इन्फिनिटी से अगर पॉइंट P लाना है इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ध्यान से, अ बॉडी व्हेन ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब हम लोग इतना धीरे से इसको लाएंगे, इतना स्लोली लाएंगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़े, और अगर वो ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक बॉडी को इन्फिनिटी से लेके आए, इतना स्लोली लेके आए कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो, और एट अ पॉइंट P लाए तो P पे उसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी है तो सिंपली हम लोग जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन भी होता है कि नहीं होता है। मतलब कि यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ है, तो हम लोग इसको वर्क डन के सेंस में भी समझ सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पहले तो पोटेंशियल एनर्जी समझते हैं क्या है। तो अगर हम लोग देखें तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर सिंपली बोले एनर्जी इज इक्वल टू, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, F.S लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। F.S लिखेंगे मतलब कि डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, F और S डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो क्या देगा, स्केलर क्वांटिटी।
हम ये इसलिए बता रहे क्योंकि थोड़ा सा बस बताना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे है? क्योंकि भाई पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन जब पोटेंशियल एनर्जी होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P तो वो वर्क डन कहलाएगा। वो वर्क डन सेम रहेगा। पूरा यूनिवर्स में कितना भी वर्क डन हो रहा है वो सेम होता है F डॉट एस के बराबर, ठीक है। वो डॉट प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी देगा। अब F डॉट एस हम लोग जानते हैं। अब इस पे डिवाइड कर लेते हैं। देखो F डॉट एस, F तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, मान लिया जाए ये डिस्प्लेसमेंट मान लो R है तो यहाँ पे R डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे तो यही हो जाएगा वर्क डन, ठीक है कि नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं क्या है, G m1m2/r²। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे m1 क्या है, ये मान लो अर्थ का, और m2 मान लो ये, ठीक है। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू r मतलब डिस्टेंस। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये r कैंसिल हो जाए तो बचेगा क्या, Gm1m2/r, है ना। कोई दिक्कत? हाँ ये r यहाँ पे नहीं, ये r सॉरी यहाँ पे नहीं, ये r ये है, ठीक है, r है ना। क्योंकि हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं बॉडी और अर्थ के बीच में, तो बॉडी और अर्थ के बीच में पहले ये होता है फोर्स का वैल्यू, और यहाँ पे r का डिस्टेंस ये है तो ये r Gm1m2/r, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक कोई हाँ ये माइनस भी पुट कर लेंगे क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का हो रहा है। या तो बोल सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है और ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है अपोजिट है, तो उस बेसिस पे माइनस आर यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए माइनस आर यहाँ पे लिखते हैं, इसीलिए माइनस Gm1m2/r, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किस तरीके से डिराइव किया हम लोग। अब हम इसको रब करेंगे। क्यों रब करेंगे? क्योंकि हमको तीन चीज़ कंपेयर करना है, और वो तीन चीज़ जो है ना, एक चीज़ को अगर एक टॉपिक को अगर समझ गए तो बाकी दो तुम ऐसे ही डिराइव कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा तुमको। और लोग इसका फॉर्मूला याद करते हैं भाई, जो आगे बताने जा रहे हैं भाई, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस ध्यान से देखना। ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी समझ गए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अच्छे से, कि क्या नहीं चेंज होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होना चाहिए जब बॉडी को लेके आते हैं तो इतना स्लोली लेके आना है, ठीक है। अब हम तीन चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीन चीज़ में सबसे बड़ा यही रखते हैं पहला, ठीक है। तो पहला हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पहले तो ये, हाँ ये बच गया, ये पहले कर लेते हैं, रुक जाओ। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग समझ गए क्या है, कि ग्रेविटेशनल फील्ड में लाएंगे किसी बॉडी को तो। लेकिन एक और चीज़ बुक्स में दिया रहता है कि ग्रेविटेशनल 3 बॉडी सिस्टम होता है। 3 बॉडी सिस्टम मान लीजिए, ट्रायंगल पे 3 बॉडी सिस्टम रख दिए, ठीक है। R1 मान लिया डिस्टेंस, R2 मान लिया, R3 मान लिया, ये बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ठीक है, ये मान लिया, ये मान लिया। तो पूछा जाता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पूरा सिस्टम का क्या होगा। तो भाई देखो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी सिंपली बोले, अंडरस्टैंड करो पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अगर इस पेन को हम यहाँ पे खड़े रखे हैं तो भाई यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगा। अगर यहाँ भी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर ऊपर भी लेके जाएंगे और रखेंगे इसको ऑन द पोजीशन, वो वहाँ पे रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं होगा। उसी तरीके से ये अगर बॉडी यहाँ पे है, मान लिया जाए ये m1 है, यहाँ पे है, तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये बॉडी यहाँ पे है तो इसका भी कोई पोटेंशियल एनर्जी है, ये बॉडी यहाँ पे है तो इसका भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, नो डाउट इन दिस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन अगर सिस्टम का बोलेगा तो कैसा होगा, सिस्टम का बोलेगा तो देखो m1 m2 के बीच में कुछ पोटेंशियल एनर्जी लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में। जब ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच में है तो सिंपली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो एक पेयर तो ये हो गया कि ये दोनों के बीच में एक पेयर बना, एक पेयर ये है, यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगा। अब देखो m2 m3 के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो सेकंड पेयर ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
M1 M3 के बीच में भी है, तो थर्ड पेयर ये हो गया। मतलब कि 3 पेयर बना जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये पूरा को हम एक सिस्टम माने हैं, ये पूरा को एक सिस्टम माने हैं, तो सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो सिंपली पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। सिंपली क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा। तो यू पोटेंशियल एनर्जी को डोनेट करते हैं, यू सिस्टम जब लिखेंगे तो पहला पेयर का लिख लेते हैं माइनस GM1 M2 बाई R1, ठीक है, प्लस माइनस GM1 M2 M3, ठीक है, M2 M3 बाई R2, कोई दिक्कत नहीं है, R3 था ये R3, प्लस यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं माइनस GM1 M3, इसका लिख रहे हैं M1 M3 बाई R2। यही हो जाएगा यू सिस्टम। डायरेक्टली सम कर लेंगे तो भाई प्लस माइनस इंटू करेंगे तो माइनस GM1 M2 बाई R1 माइनस GM2 M3 बाई R3 माइनस GM1 M3 बाई R2। कोई दिक्कत है, यू सिस्टम का वैल्यू ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली सम कर दिए हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं पूछता, अगर पूछता कि M1 पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लग रहा है बताओ, तो M1 पे पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से लग रहा है, एक M2 की वजह से लग रहा होगा क्योंकि ये दोनों है तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसके वजह से लग रहा होगा तो 2 ही लिखेंगे हम लोग, GM1 M2 बाई R1 प्लस GM1 M3 बाई R2। बस सिंपली ये सिस्टम का बोल दिया इसलिए हम लोग पेयर कंसिडर किए, लेकिन बस मास M1 का बोल देता या M2 का बोल देता या M3 का बोल देता तो उसके रिस्पेक्टिव जितना भी मास प्रेजेंट है उसको छोड़ के जितना भी मास प्रेजेंट है उतना इक्वेशन बनेगा। तो यही बस डिस्कस करना था। अब आते हैं मेन चीज़ पे जो हम लोग को बात करना है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे मज़ा आएगा। तो हम लोग तो 3 टॉपिक डिस्कस करना है, ठीक है। पहला ले लेते हैं टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और वर्क डन टू रेज, टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन टू रेज अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू हाइट h, ठीक है। इसको हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम तीनों टॉपिक लिख दे रहे हैं पहले कि कौन कौन हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि इजी हो जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये दूसरा टॉपिक हुआ, ये दूसरा, क्योंकि वेलोसिटी का भी अपना थ्योरी है, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन का भी अपना थ्योरी है। अब थर्ड देखो क्या है, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट, टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन projected from the earth surface by velocity v, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये हम लोग को कंपेयर करना है। ये तीनों एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये हुआ। भाई हम एक बात बता रहे हैं, अगर ये समझ लिए ना तो ये दोनों तुम लोग को समझने का ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली कर लोगे, सच्ची बता रहे हैं। तो पहले ये करते हैं, ठीक है, ये वाला, टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन टू रेज द बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हम लोग डालते हैं वर्क डन। हम लोग एकदम सिंपली करेंगे, कुछ टेंशन नहीं लेना है कि कोई अदर चैप्टर पढ़ रहे हैं या कुछ, हम लोग को डायरेक्टली जो पता है वो करेंगे। टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं वर्क डन होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन होता है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यही होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नो डाउट दिस। अब पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइनल पता चल गया, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पता चल गया, तब तो गेम ही हो गया ख़त्म।
फिर तो उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, माइनस करना है बस। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल मतलब क्या? टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रेज अ बॉडी टू अ हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब कि अगर ये अर्थ है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए हाइट h है, यहाँ से यहाँ तक मान लिया जाए हाइट h है, तो इस बॉडी को हम लोग को यहाँ तक ले जाना है पॉइंट P के पास। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इनिशियल होगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइनल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या होगा? -G m1 m2 बाई r प्लस एच, कोई दिक्कत है? -G m1 m2 बाई r प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब इनिशियल क्या हो जाएगा? -G m1 m2 बाई r, ठीक है। अगर इसका रेडियस r है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? -G m1 m2 बाई r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -G m1 m2 बाई r प्लस एच। ये कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला बस ध्यान रखना है इक्वेशन, और ये तो आता ही होगा क्वेश्चन मान लो, ये बिल्कुल सही है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, मतलब कि फाइनल -G m1 m2 बाई r प्लस एच माइनस, ध्यान से देखना, -G m1 m2 बाई r, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो G m1 m2 बाई r माइनस G m1 m2 बाई r प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है। G m1 m2 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? m2 को कॉमन ले लिए, या तो फिर डायरेक्टली करो कि ऐसे डायरेक्टली एलसीएम वाला करते हैं, तो r इंटू r प्लस एच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। G m1 m2 इधर r प्लस एच आता, और ये क्या आ जाएगा? -r आ जाएगा, G m1 m2, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं G m1 m2 को, और बचेगा क्या? r प्लस एच माइनस r बाई r इंटू r प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, फिर करेंगे। तो G m1 m2 h बाई r इंटू r प्लस एच बचा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमको लगता है, ठीक है। ये तो यहाँ ये समझ गया ना, इसके बाद तो कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन तभी भी समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग को यहाँ पे g लिखना है, स्मॉल g, तो g का वैल्यू क्या होता है? G m बाई r स्क्वायर होता है कि नहीं होता? तो G m अगर r स्क्वायर नीचे लिखते हैं, r स्क्वायर ऊपर लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ, और ये m2 जो था वो लिख दिए। अब h बाई r इंटू r प्लस एच, ये भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको एक और चीज़ करते हैं, इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r स्क्वायर, r कॉमन ले लेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब देखो ये r स्क्वायर लिखे थे, जी एम आर स्क्वायर को हम लोग g लिख सकते हैं, r स्क्वायर इंटू m2, ठीक है। अब ये h बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर है कि नहीं? तो इसको काट सकते हैं कि नहीं? तो बचा क्या? m, इसको mgh को स्मॉल m मान लो, m2 को स्मॉल m मान लो। मान लीजिए ये बॉडी जो था वो स्मॉल m था इसका मास, तो mgh लिख सकते हैं, mgh बाई 1 प्लस एच बाई आर। देख लो क्या आया निकला फॉर्मूला, ये है वर्क डन और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो ये सिंपली निकल गया कि नहीं निकल गया? इसको स्टार मार्क करो। हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन किए, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किए। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हम लोग को मिल गया r प्लस जी m1 m2 बाई r प्लस एच यहाँ पे, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल हम लोग को पता था यहाँ पे जी m1 m2 बाई r, ठीक है। और उसको हम लोग माइनस कर दिया डायरेक्टली, सब्ट्रैक्ट किया नॉर्मली, तो ये निकल के आया mgh 1 प्लस एच बाई आर, बिल्कुल सही। अब देखो अब कितना सिंपल हो जाएगा, अब कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड एट हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। अब देखना वेलोसिटी निकालना हम लोग को, तो यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। इसका वाला यहाँ पे कर रहे हैं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो गया, इसके लिए इसके वाला यहाँ पे कर रहे हैं, या इसको मिटा देते हैं यार, तो इसको मिटा ही देते हैं, इसको रख के कोई फ़ायदा नहीं है अभी।
ठीक है, अब ठीक हो गया होगा, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, HIGHT हाइट। अब देखो ये वाला यहाँ पे कर रहे हैं, तो वेलोसिटी, अब वेलोसिटी, अब याद रखना, अब लीनियर ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही होता है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखें तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, अब देखो, टू बी प्रोजेक्टेड एट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, वेलोसिटी रिक्वायर्ड, वेलोसिटी कितना देंगे इनिशियली कि वो एट अ हाइट पे जाके रुक जाए। तो इनिशियली उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, इनिशियली उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, मान लीजिए हाफ mv², v को नहीं पता है हम लोग को, v ही निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -Gm1m2/r। ध्यान से देखो, कोई दिक्कत है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल ये हुआ, r को मान लो भाई r ये बड़ा वाला, हाफ mv²। अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, हाँ -Gm1m2/r+h, कोई दिक्कत नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी जाके एक पॉइंट पे जाके रुक जा रहा है, तो वेलोसिटी 0। अब ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, हाफ mv², ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो Gm1m2/r -Gm1m2/r+h। ध्यान से देखो, इसीलिए हम ये मिटाया नहीं था, क्योंकि हम लोग को कुछ रिलेट करना था। अब ये देखो Gm1m2/r Gm1m2/r -Gm1m2/r+s -Gm1m2/r+s। भाई कोई दिक्कत है ये दोनों में, ये इक्वेशन नहीं, तो ये इक्वेशन निकल के क्या आया था ये, तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू mgh1+h/r। कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब ये m कैंसिल कर सकते हैं, तो v² इज इक्वल टू 2gh1+h/r। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2gh1+h/r। देखो कितने अच्छे से आ गया, समझ रहे हो, यही करना चाहते थे हम, यही करना चाहते थे, इसीलिए इसको नहीं मिटाए थे। क्योंकि अगर तुम ये समझ लोगे ना, ये वाला इक्वेशन, उसके बाद ये भी, और ये भी देखो कितना सिंपल है, ये भी बताते हैं बहुत सिंपल है। अब जैसे देखो उसको बताते हैं ये तो समझ गए, √2gr1+h/r वेलोसिटी वाला आ गया। अब देखो यहाँ भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, अब इसका कर रहे हैं, ठीक है। टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी व्हेन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय वेलोसिटी v। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, ये तो वेलोसिटी निकाल, मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो इसी से निकाल सकते हैं, इसी को सॉल्व कर सकते हैं। v इज इक्वल टू √2gh आया था, 1+h/r आया था, तो v² करेंगे तो 2gh1+h/r आएगा। कोई दिक्कत है, इसको उधर लेके जाओ तो v² + v²h/r, कोई दिक्कत नहीं, इज इक्वल टू 2gh। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो v² इज इक्वल टू 2gh, h वाला टर्म्स जिसमें h है उसको उधर लेके जाते हैं, v²h/r, ठीक है। तो v² इज इक्वल टू r 2ghr - v²h, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो v² करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, 2gr - v² होगा। अब h का क्या निकल गया, v²r/2gr - v²। h का यही फॉर्मूला होगा। देखो मतलब कहने का मतलब क्या, h का यही हाइट निकल गया, हाइट ही निकालना था तो इसी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो भाई तुम यहाँ से भी पूछ सकते हो, v दे दिया 2gh मत, लेकिन इसको करोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये भी फ्रैक्शन में है फिर रूट में है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। तो ये यार फॉर्मूला ध्यान रखते। अब देखो होता क्या है, ये तीनों ज़रूरी नहीं कि याद करो। अब होता क्या है कि ये हम लोग को अगर पता भी रहता है, अगर लड़का बस ये याद करके गया है, ये दोनों नहीं पढ़ के गया है, तो वो छोड़ देगा क्या पूछ लिया, वेलोसिटी का तो फॉर्मूले नहीं पता, हाइट का तो फॉर्मूले नहीं पता। भाई इसी से सब निकल के आया। देखो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दोनों जगह लग गया, यहीं पे भी देखो यही सेम किए हैं, सेम निकल गया है। ये भी बहुत ईजी था, ये भले ही लंबा प्रोसेस लग रहा होगा लेकिन है बहुत ईजी। तो समझ गया नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी कोई पूरा खेल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दे क्या, यहाँ पे एक और चीज़ बता देते हैं। अब जैसे देखो
यहाँ पे एक और चीज़ अच्छा है, बता देते हैं। ये हाइट पे जाके ये हो रहा था, है ना। अगर हाइट बहुत कम रहेगा, तो हाइट बहुत कम रहेगा तो ये हाइट को 0 मान सकते हैं, नियर बाई। हाइट को 0 मान लेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 तो ये पूरा 0, तो क्या हो जाएगा mgh। समझ रहे हो। अगर हाइट बहुत कम दे दिया, मतलब कि वेरी वेरी लेस हाइट दे दिया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 1 + 0 1 हो जाएगा, तो mgh आ जाएगा। तो वही बोला जाता है सरफेस पे mgh होता है, ठीक है। सरफेस पे mgh होता है, इसीलिए बोल रहे हैं सरफेस पे mgh होता है, एट सरफेस, ठीक है। एक और ले लो, अगर r का वैल्यू हम लोग अब दूसरा ले लेते हैं, r का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ऐसे लिख लो, एट सरफेस mgh, निकल गया। अब ले लो एट हाइट h = r। अब h = r करो, h = r करेंगे तो r/1, तो mgh, h जो है r है, तो हो जाएगा mgr, h को r लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो mgr/2 हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h = r पे, ठीक है। ये बस बताना था। तो देख लो कितना इजीली हो गया सब कुछ। ये तीनों बहुत टफ लगता है लोगों को, लेकिन अगर ये समझ लिए तो सब हो जाएगा। चलो अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया, एनर्जी हो गया, अब पोटेंशियल पे चलते हैं, ठीक है। ये सब यार एक्चुअली अगर तुम एक बार भी डिराइव करके पढ़ ले रहे हो ना, या एक बार देख ले रहे हो, देखते देखते बस लिख भी ले रहे हो ना, तो बहुत अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा। अब देखो तुमको अगर mgh/1 + h/r अगर याद रहेगा ना, तो तुमको वेलोसिटी और हाइट भी अच्छे से हो जाएगा, तुम फिर उसमें सोचोगे ही नहीं। अगर कहीं भूले भी ना, तो डायरेक्ट तुम ये करने लगोगे, डिराइव करने लगोगे, तुरंत हो जाएगा। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बात किया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है। हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बात की, वर्क डन होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है, बहुत सही। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट मास। ये भी लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी चेंज पर यूनिट मास, नो डाउट इन दिस। मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, ये हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट मास। मतलब कि ये तो भाई ठीक है, आप फार्मूला समझा रहे हैं सर, लेकिन हमको प्रैक्टिकली कैसे समझ में आएगा। जैसे देखो ये अर्थ है, ठीक है, फिर वही बात करते हैं, अर्थ एक ग्रेविटेशनल फील्ड जनरेट कर रहा होगा एट अ डिस्टेंस पे, ये मान लेते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। एक बॉडी है, यहाँ पे बॉडी का मास मान लेते हैं m1 m2 mx तक, ठीक है। लेकिन हम लोग जब इस बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आते हैं एट पॉइंट P पे, तो हम लोग बोलते हैं कि कुछ वर्क डन किया, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो अगर इस बॉडी को यहाँ तक लेके आए तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोले, जिसको वर्क डन बोले। लेकिन इस अगर बोला जाए कि एक यूनिट मास को, मतलब कि 1 kg मास को अगर हम लेके आए एट पॉइंट P पे, इसको मान लो एट फ्रॉम डिस्टेंस x ट्रैवल किया एट पॉइंट P पे, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलेंगे। मतलब कि द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट P इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। डेफिनेशन भी बोल दिए, समझा भी दिए कि ये मास, पूरा मास को कंसिडर नहीं करना, कोई 1 kg यूनिट मास को, 1 kg मतलब यूनिट मास को अगर हमको लाना है ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है, तो उसको U लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं फोर्स वर्क डन बाय मास, वर्क डन का मास बाय मास मतलब क्या, मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली जल्दी बताओ। वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं Gm1 m2/r, कोई दिक्कत नहीं। बाई मास, तो बाई मास मतलब कि जिस मास का बात कर रहे हैं हम लोग वो तो m2 ही हुआ, कट जाएगा, तो Gm/r,
माइनस में सिर्फ बाउंड्रीनेस को हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस से, तो माइनस GM/r, यही हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, -GM/r। लेकिन हम लोग को कुछ दिक्कत लग रहा है, उतने अच्छे से नहीं क्लियर है। जैसे कि हम लोग अगर 1 kg बोले, मतलब कि 1 kg का मतलब क्या, 1 kg का मतलब क्या, बंद करो यार इसको। हाँ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये हुआ। अब बात करते हैं, फ़ोन आ गया था इसीलिए जाना पड़ा था, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो गया। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, बुक्स ये रिलेट करती है इसलिए करें, इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। रिलेशन क्या है, अब इंटेंसिटी हम लोग जानते थे F/m होता है, तो Gm1 m2 m/r², ये तो Gm/r² होता है। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है, इसको U लिखो यार, Gp क्या लिख रहे हैं हम, Gm/r, ठीक है। ये r क्या है, ये डिस्टेंस है, याद रखना, r कुछ और मत समझ लेना, ठीक है, यहाँ से सेंटर से। अब Gm/r है, ये Gm/r2 है, r² है। तो मतलब क्या, मतलब कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल अगर बात करें तो I/dr, इंटेंसिटी इंटू dr मतलब स्मॉल चेंज इन द डिस्टेंस बोल रहा है, ये है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिखते हैं, अरे यार इसको U नहीं V लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होता है V, ठीक है। तो V = I/dr, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन पोटेंशियल = इंटीग्रेशन ऑफ I.dr, ये माइनस में, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, चलो ठीक है, यहाँ पे देखो V अगर लिखे तो अगर dV लिखते हैं तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, I.dr हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि इंटेंसिटी क्या होगा, dV/dr, ये है रिलेशन, ठीक है, dV/dr = इंटेंसिटी, ये रिलेशन है। अब हम लोग को पोटेंशियल के बारे में थोड़ा हम लोग को पता करना है, वही सॉलिड स्फेरिकल शेल वाला, सॉलिड स्फीयर और स्फेरिकल शेल का। तो अभी वो देखते हैं, कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, उसमें बस एक जगह याद रखना, उसका डेराइव भी कई बुक्स में नहीं करता है और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि बहुत उसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, dx vx लगना पड़ता है, बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे अर्थ सरफेस की बात करते हैं, ये रेडियस r है, ये पॉइंट P मान लो, डिस्टेंस r, ठीक है। तो अगर बोले ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनसाइड क्या होगा, आउटसाइड क्या होगा, आउटसाइड सिंपली Gm/r होगा, क्योंकि ये हो जाएगा इफेक्टिव एरिया, ठीक है। अब हो जाता है ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ सरफेस, तो -Gm/r, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन V इनसाइड, ये देखो, ये सॉलिड का बात कर रहे हैं हम, सॉलिड स्फीयर का बात कर रहे हैं। अब V इनसाइड बोलेगा तो V इनसाइड सॉलिड है, अंदर भी होगा, अंदर भी ग्रेविटेशनल फील्ड भी डिफरेंस होगा क्योंकि मास की वजह से। तो यहाँ पे होता क्या है, याद रखना है, Gm/2r³ × 3r² - r², ये याद रखना है, √Gm/2r³ 3r² - r², ये याद रखना है। अब बात करते हैं अब हॉलोस्फेयर का, हॉलोस्फेयर या स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हॉलोस्फेयर का बात करते हैं, तो यहाँ तक तो सेम है, ये r है और एट पॉइंट P ये r है। तो V आउटसाइड जो होगा -Gm/r ही होगा, V इन सरफेस जो होगा ये -Gm/r ही होगा, लेकिन V इनसाइड भी जो होगा -Gm/r होगा। देखो यहाँ पे डिफरेंस है, एक मिनट, हाँ, तो ये समझ गया कि V इनिशियल Gm/r -Gm/r कैसे हुआ। अब भाई एक बात याद रखना कि ये सेम क्यों होता है, ये वैल्यू सेम क्यों है, ये सरफेस और V इनसाइड में कांस्टेंट क्यों होता है, सिंस देयर इज नो मास ग्रेविटेशनल फील्ड एब्सेंट होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंस
देयर इज नो ग्रेविटेशनल प्रेजेंट, यहाँ पे याद रखना सिंस देयर इज नो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। तो इसीलिए इनसाइड का कांस्टेंट रहता है, द सरफेस के बराबर होता है। लेकिन अब ग्राफ पे आ जाते हैं। ग्राफ पे आने से पहले एक और बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर v इनसाइड है, v इनसाइड अगर सेंटर का बात करें, सेंटर का बात करेंगे तो मतलब r का वैल्यू 0 हो जाएगा। r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो gm/2r³ जो है और ये 3r² रहेगा, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 3gm/2r। अब 3gm/2r देखोगे तो gm/r तो होता है v एट द सरफेस, मतलब 3/2 टाइम्स ऑफ v सरफेस इज इक्वल टू v सेंटर होता है, याद रखना है। तो v सरफेस का वैल्यू से ज़्यादा होता है v सेंटर का वैल्यू, इसीलिए हमेशा ग्राफ जब बनाओगे तो ध्यान देना एट द सरफेस, तो ये रहेगा मैग्नीट्यूड में नहीं नेगेटिव में है, ये मैग्नीट्यूड में तो सबसे ज़्यादा फिर ये होगा, है ना। अगर देखें तो -gm/r ये सरफेस पे है और यहाँ पे क्या हो जाता है gm/3r³, 2r³ 3r² - r², ठीक है। तो यहाँ से ऐसे एक्चुअली ग्राफ बनता है इसका, ये यहाँ पे ऐसे, तो r इज इक्वल टू r है, r लेस देन r है, r ग्रेटर देन r है, तो v सेंटर का तुमको पता चल गया ज़्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है इन सॉलिड स्फीयर v इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड इज ग्रेटर देन द सरफेस और इक्वल टू द सरफेस और मोर देन द सरफेस, ऐसे पूछता है, या नन ऑफ द अबव या 0 ऐसे भी लिख देता है। तो याद रखना है कि ज़्यादा होता है इनसाइड में, ठीक है। ये हुआ सॉलिड स्फीयर का। अब अगर स्फेरिकल स्फीयर का बात, ये हॉलो स्फीयर का बात करें तो फिर क्या बनेगा। अब देखो v सरफेस v इनिशियल सेम है, मतलब कि अगर -gm/r लिखते हैं तो ये सेम है कब तक, जब तक r इज इक्वल टू r नहीं हो जाता, या r लेस देन r है, या r ग्रेटर देन r है, और फिर यहाँ पे घटता है, तो ऐसे बनेगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे। ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल का। और यहाँ पे ठीक है, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोग का हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग एस्केप वेलोसिटी का। किसका, एस्केप वेलोसिटी, और फिर एस्केप एनर्जी देखेंगे, ठीक है। अब एस्केप वेलोसिटी का बात करते हैं तो फिर वही कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी का बात कर रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ही आ जाएगा। कैसे बताते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या कि एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाना। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग अर्थ सरफेस है, अर्थ है ये, अर्थ का कुछ एटमॉस्फेयर होता है, एक एरिया होता है जहाँ पे उसका एटमॉस्फेयर प्रेजेंट रहता है। लेकिन अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से कोई बॉडी यहाँ से ऐसे थ्रो किए कि अर्थ के स्फीयर से ये बाहर चला जाए तो इसका पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी उसका है, काइनेटिक एनर्जी कुछ देंगे क्योंकि किस, अब वही बोल रहा है ना एस्केप वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से फेंकेंगे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करके निकल जाए, समझ रहे हो। तो फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या, हाफ एम वी ई का स्क्वायर लिखते हैं क्योंकि हम लोग को जो वेलोसिटी पता करना है जहाँ एस्केप कर जाए तो एस्केप वेलोसिटी का वी ई लिखते हैं प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस जी एम बाई आर, माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा माइनस जी एम बाई आर, ठीक है, इज इक्वल टू 0 + 0 होगा कि नहीं होगा। अब तुम ध्यान दो ये माइनस में है तो हाफ एम वी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई आर होगा, एम कट जाएगा तो वी ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2gm बाई आर अंडर रूट में। यही एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू हुआ। इसको तुम जी में भी कर सकते हो, लेकिन बस ये जी में भी करने के लिए क्या करोगे, अब देखो जी में करना है, स्मॉल जी में करना है तो क्या करोगे gm बाई आर स्क्वायर से इंटू के, आर स्क्वायर से इंटू के, gm बाई आर स्क्वायर क्या हो गया जी, ये आर कट जाएगा तो 2g आर बचेगा, 2g आर का अंडर रूट इज इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी। तुम ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम है। अब तुम एक चीज़ दिखाते हैं, देखो अगर मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर सकते, तो व्हेन मास कांस्टेंट, ध्यान दो, व्हेन
मास कांस्टेंट देन वी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। व्हेन मास कांस्टेंट तो वी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, समझ रहे हो। लेकिन व्हेन जी कांस्टेंट, व्हेन जी कांस्टेंट तब क्या होगा, वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। जी कांस्टेंट कर दोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट आर, ये सब अंडर रूट है, ठीक है। लेकिन व्हेन मास कांस्टेंट तो वी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन मास कांस्टेंट क्या होता है, अंडर रूट आर। व्हेन जी कांस्टेंट देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यही हुआ एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप एनर्जी क्या होता है, वेलोसिटी हो गया तो एस्केप एनर्जी क्या होगा भाई, जो काइनेटिक एनर्जी, एस्केप एनर्जी क्या होता है, एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो हाफ एम वी ई स्क्वायर, यही हुआ एस्केप एनर्जी, जी एम एम बाई आर, यही एस्केप एनर्जी का वैल्यू हुआ। कभी पूछ सकता है एस्केप एनर्जी क्या हुआ, ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग देते हैं ना, ये काइनेटिक एनर्जी जो देते हैं जिससे एटमॉस्फेयर को एस्केप कर जाए, यही काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हम लोग एस्केप एनर्जी, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम एम बाई आर के बराबर। तो यही हुआ एस्केप एनर्जी, कुछ ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो यही खत्म हुआ ग्रेविटेशन का पार्ट 3। ग्रेविटेशन का पार्ट 4 में हम केप्लर लॉ करेंगे, फिर सैटेलाइट के बारे में थोड़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी ये सब देख लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। केप्लर लॉ इंपॉर्टेंट है तो वो एक लेक्चर में रखेंगे, 30-40 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये एस्केप वेलोसिटी हो गया। थैंक यू, बाय बाय।